अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पयाम नशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अमीनुद्दीन उम्र में लुबना से चंद साल बड़ा है, इसलिए वो इसे भाईजान कहा करती थी। वो ठहरे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। लुबना अमीनुद्दीन पर अंधा एतमाद करती थी। यूँ महसूस होता था कि अमीनुद्दीन की ज़बान से निकले हुए अल्फाज पत्थर की लकीर हों और लुबना की इसी आदत और स्टाइल से मेरा खून खौल उठता था। वो मुझे ज़िद करने और अजियत पहुँचाने के लिए लुबना के तवस्सुत से मुख्तलिफ नौइयत की कमीनी हरकतें करता रहता था। इनमें सबसे ख़तरनाक और गिरी हुई हरकत यही थी कि मेरा घर उजड़ जाए। इस मक्कार इंसान ने बड़ी चालबाजी से मेरी बीवी के कान भरना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले तो इस शख्स ने मेरी बीवी को ये पट्टी पढ़ाना शुरू की कि मैंने पास पेशावर औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। मुज़िम ने बड़ी रसान से बताना शुरू किया, जिसके नतीजे में आए रोज़ हम मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होने लगा। आप बखूबी समझ सकते हैं कि इस नौइयत की सूरत हाल में कोई घर किस तरह जहन्नम का नमूना बनने लगता है। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरे और लुबना के बीच लड़ाई झगड़ा तो हो रहा था, लेकिन शायद अमीनुद्दीन इससे भी कुछ बढ़कर चाहता था। इसकी ख्वाहिश की खातिर खात तकमील ना हुई तो उसने एक और ख़तरनाक चाल चली। उसने लुबना को बताया कि मैं अनकरीब एक मालदार बेवा सुमेरा से शादी करने वाला हूँ। इस इत्तला ने लुबना को आग बबूला कर दिया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इस मामले को हैंडल किया था। मुझे लुबना की ख्वाहिश के मुताबिक एक कानूनी दस्तावेज़ तैयार करवाना पड़ी थी, जिस पर 2 गवाहों के अलावा हम दोनों मियाँ बीवी के दस्तखत भी मौजूद थे, और ये दस्तावेज़ात एक वकील के ज़रिए बाकायदा पक्के कागज़ पर तैयार हुई थी, जो हम मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले एक कानूनी मुआहदा था। ये कहीं वही दस्तावेज़ तो नहीं जिसके बारे में आपके बेटे इरफान ने बताया था? मैंने सवाल किया। उसकी रूह से आप किसी भी कीमत पर अपनी बीवी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वरना एक बहुत बड़ा माली खसारा उठाना पड़ता। जी हाँ, मैं इसी दस्तावेज़ की बात कर रहा हूँ, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। दस्तावेज़ मज़कूरा एक ऐसा ठोस सबूत था जो मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करता था। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने मैंने इसका तफसीली ज़िक्र ज़रूरी जाना और मुल्ज़िम की आंखों में झांकते हुए कहा, इस दस्तावेज़ के मज़मून को बयान किया जाए। अमीनुद्दीन की लगाई हुई आग पूरी तरह भड़क रही थी। हम मियाँ बीवी के दरमियान उठते बैठते झगड़े होने लगे थे। मुल्ज़िम ने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया। फिर जब मालदार बेवा सुमेरा का इशू उठा तो लुबना एकदम हत्थे से उखड़ गई। मैंने लाख सफाई पेश की कि इस बात में कोई हकीकत नहीं, लेकिन अमीनुद्दीन खामखा फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लुबना चूँकि अमीनुद्दीन की बात पर बहुत भरोसा करती थी, लिहाजा इसे मेरी सफाई का यकीन न आया और उसने मुझ पर एक कड़ी शर्त आयद कर दी। कैसी शर्त? वो लम्हे भर को रुका तो मैंने उससे पूछा। ये शर्त कि मैं फ्लैट इसके नाम कर दूं, उसने जवाब दिया, और उसके साथ ही एक ख़ास नौइयत का लीगल एग्रीमेंट भी तैयार कराऊं। इस एग्रीमेंट की रूह से अगर लुबना की मौत गैर तबई अंदाज में वाक़ हो तो मैं अदालती सतह पर खुद को बेगुनाह साबित किए बगैर उसकी प्रॉपर्टी में से एक कौड़ी भी लेने का हकदार नहीं हूँगा। इसी तरह अगर मैं दूसरी शादी करूँ तो भी लुबना और उसकी किसी शय पर मेरा कोई हक नहीं होगा। सिर्फ अपनी बीवी की तबई मौत की सूरत ही में मुझे उसके तरके के हुसूल का हक हासिल होगा। बसूरत दीगर मज़कूरा फ्लैट एक फलाही इदारे की कस्टडी में चला जाएगा। दस्तावेज़ के अंदर मज़कूरा फलाही इदारे का बाकायदा जिक्र भी किया गया था। मैंने अपने घर के अमन और सुकून को बचाने के लिए लुबना की वो ज़िद पूरी कर दी थी। हालांकि जो भी मेरे फैसले और इस दस्तावेज़ात के बारे में सुनेगा, उसका तबसरा यही होगा कि मैं दुनिया का अहमक तरीन इंसान हूँ। अब आप ही बताएं वकील साहब। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर एक अफसुर्दा सी सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, ईमानदारी से बताएं वकील साहब के इन हालात व हक़ाइक़ में मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं लुबना को धक्का देकर गैलरी से नीचे फेंक देता और ख़ुद हर हवाले से खसारे में रहता। बीवी जान से जाती, फ्लैट हाथ से जाता और मैं फुटपाथ पर आ जाता।
आपको कतन किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा और न ही आप अपनी बीवी की मौत में किसी हवाले से मुलविस हैं। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपका वो फैसला शराफत की आखिरी हदूद को छूता नजर आता है। बहरहाल ये बताएं कि आपने अपनी बीवी की फरमाइश पर जो दस्तावेज तैयार कराई थी उसका इल्म आप दोनों के अलावा और किस किस को था? किसी को नहीं, सिवाय इन वकील साहब के जिन्होंने वो लीगल एग्रीमेंट तैयार किया था। मुलजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मज़कूरा वकील हम दोनों के लिए काबिल भरोसा था और इस दस्तावेज़ात की रूह से अगर लुबना की गैर तबई मौत वाक़ हो जाती तो बाद के मामलात भी इसी वकील को निपटाना थे। लुबना की मौत की खबर इन वकील साहब तक पहुंची तो वो थाने के हवालात में मुझसे मिलने आए थे, लेकिन चूंकि ये केस अदालत में ज़ेर समाअत है लिहाजा वो इस वक्त तक किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक अदालत का फैसला वाज़े नहीं आ जाता। आइंदा की कार्रवाई अदालती फैसले की रहीन मिन्नत होगी। ठीक है, मैंने मुदब्बिराना अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, लेकिन आपके बेटे इरफान के बयान के मुताबिक वो इस कानूनी दस्तावेज की हकीकत से बखूबी आगाह था। इसे यह आगाही मेरी गिरफ्तारी के बाद हुई थी। मुलजिम हसन कमाल निज़ामी ने ठहरे हुए लहजे में बताया, ये मालूमात मैंने ही उसे फराहम की थी। एक बात बताएं, मैंने सवालात का ज़ाविया तब्दील करते हुए पूछा, जब आपको अमीनुद्दीन से और अमीनुद्दीन को आपसे इतनी शदीद नफरत थी तो फिर आप उसे अपने घर में किस तरह बर्दाश्त करते थे? लुबना की वजह से, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। वो मेरी बीवी का भाई है और लुबना इससे बहुत मोहब्बत करती थी, लिहाजा हजार जहनी अजियत के बावजूद मैंने बहन भाई के ताल्लुकात में कभी रुकावट डालने की कोशिश नहीं की थी। आप इसे मेरी बुज़दिली या कमज़ोरी जो भी चाहें समझ लें। ये ना तो बुज़दिली कहलाएगी और ना ही इसका शुमार कमज़ोरी में किया जा सकता है, बल्कि मेरी नज़र में ये आपकी आला ज़रफ़ी थी। मैंने संजीदा लहजे में कहा। फिर पूछा कि अमीनुद्दीन आपका दुश्मन क्यों बना हुआ था? ये एक अहम सवाल है और इसका मैं तफसीली जवाब दूंगा। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। मैंने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया तो उसने नपे तुले अल्फाज में अपनी और अमीनुद्दीन की कारोबारी चपलिश की तफसील बयान कर दी कि जब वो दोनों मिलकर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे थे तो बाज़ मामलात में साला साहब ने किस तरह उसे चूना लगाने की कोशिश की थी और जब मुलजिम ने सबूत के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, इनके बीच बहुत बड़ा तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म कर दिया गया था। ताहम इस वाक़े को लेकर अमीनुद्दीन गाहे बगाहे मुलजिम को नुकसान पहुँचाने की ताक में रहता था, वगैरह वगैरह। मैंने एक मरतबा फिर ज़ाविया सवालात को मोड़ा और सिलसिला जरा को समेटते हुए अपने मुवक्किल से पूछा, वक़ुआ के रोज़ जब आप रात 9 बजे अपने घर से रवाना हुए तो आपके बयान के मुताबिक अमीनुद्दीन फ्लैट के अंदर मौजूद था। एम आई राइट? यस यू आर राइट, वो तस्दीकी अंदाज में बोला। अमीनुद्दीन इस रोज़ कितने बजे आपके घर आया था? इसकी आमद का बिल्कुल दुरुस्त वक्त तो मुझे पता नहीं जनाब, मुलजिम ने बताया। जब मैं फैक्ट्री से घर पहुंचा तो वो पहले से वहाँ मौजूद था। आप बकुआ के रोज़ कितने बजे घर आए थे? लगभग 7 बजे। और 9 बजे दोबारा घर से निकल गए? जी हाँ। इसका कोई ख़ास सबब था? जी हाँ, मुलजिम ने इस्बात में गर्दन हिलाई और बोला, जब मेरे और लुबना के दरमियान वो तहरीरी मुआहदा हुआ था तो ये भी तय पाया था कि इसका भाई मेरी गैर मौजूदगी में ही घर पर इससे मिलने आएगा। मैंने अमीनुद्दीन की आमद पर पाबंदी आयद नहीं की थी, ताहम मुझे इसकी शक्ल देखना गवारा था और ना ही अपनी आंखों के सामने उसका वजूद बर्दाश्त था। लिहाजा जब बकुआ के रोज़ मैंने उसे अपने घर में पाया तो मेरा मूड ख़राब हो गया। लुबना अच्छी तरह जानती थी कि मैं कितने बजे घर आता हूँ। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि उसने शरीफाना मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी की थी। इस रोज़ काफ़ी दिनों के बाद हमारे दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। अमीनुद्दीन के होते हुए मुझे घर में रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, चुनाचे मैंने बात लिया, लिबास तब्दील किया और पिक्चर हाउस की तरफ निकल गया। यही सोचा था कि 3 घंटे सुकून से गुजार कर घर आऊँगा तो मेरी नापसंदीदा शक्ल गुम हो चुकी होगी, लेकिन वापसी पर आधी रात को मेरे घर में मेरे साथ जो कुछ हुआ इसके नतीजे में मैं एक मुलजिम की हैसियत से आज अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ हूँ। आप इस रोज़ किस सिनेमा में कौन सी पिक्चर देखने गए थे? उसने बंदर रोड पर वाक़े एक मारूफ पिक्चर हाउस का नाम लिया और बताया कि इस रात मैंने ब्रूस ली की फिल्म इंटर द ड्रैगन देखी थी। इंटर द ड्रैगन वाला शो कितने बजे छूटा था? तकरीबन 11:30 बजे रात, उसने बताया, या ज़्यादा से ज़्यादा 11:45 बजे होंगे। पिक्चर हाउस से निकलने के बाद आप सीधे घर आए थे या कहीं और भी गए थे? मैं सीधा घर आया था। आप कितने बजे घर पहुंच गए थे? कमोबेश 12:30 बजे।
फिर क्या हुआ था? होना क्या था? मुझे लुबना के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बीवी लुबना की मौत 4 फरवरी की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, इस अरसे के दौरान में आप पिक्चर हाउस में बैठे ब्रूस ली के किंग फू स्टाइल जेट कॉन डू का अमली मुजाहरा देख रहे थे। इतनी दूर बैठकर आप अपनी बीवी की फ्लैट की गैलरी में से क्यों कर धक्का दे सकते हैं? मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अजीब से अंदाज में इजाफा करते हुए पूछा, क्या ब्रूस ली का मार्शल आर्ट्स देखकर आपके बाजू 10-12 मील तवील हो जाते हैं, जो आप बंदर रोड के एक पिक्चर हाउस में बैठे बैठे बासानी गुलशन इकबाल के एक फ्लैट की गैलरी में खड़े अपनी बीवी को धक्का देने में कामयाब हो जाते हैं? ये तो आप इस्तगासा से पूछें जनाब कि वो मुझे इतना बासलाहियत क्यों समझता है। मुल्ज़िम के लहजे में बेपनाह तल्खी घुली हुई थी। मैंने ना तो अपनी बीवी को कत्ल किया है और न ही किसी हवाले से इस मामले में मुलव्विस हूँ। यह हकीकत आपने गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को क्यों गोशगुजार नहीं की थी? मैंने इन्हें बताया था, सब कुछ तफसील से बयान किया था। वो जिद होते हुए बोला, मैंने तो इन्हें सिनेमा का टिकट भी दिखाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए थे। सुबह की रात पुलिस ने आपकी नहीं सुनी थी, लेकिन आज मोअज़्ज़िज़ अदालत ने आपकी दुख भरी दास्तान बड़ी तफसील से समाअत की है। मैंने ड्रामाई अंदाज में रुककर वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर दोबारा मुल्ज़िम की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, बस आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें, जो कि आपके फ्लैट की गैलरी से मुतालिक है। गैलरी से मुतालिक? उसने चौंक कर मुझे देखा। इसकी देखा देखी जज समेत वकील इस्तगासा, इंक्वायरी ऑफिसर और हाज़रीन अदालत भी गर्दनें मोड़कर इज़्तिरारी नज़रों से मुझे तकने लगे, जैसे मैंने कोई अनहोनी और नाकाबिले यकीन बात कर दी हो। हाँ, गैलरी से मुतालिक। मैंने हसन निज़ामी के अल्फाज को दोहराते हुए बात को आगे बढ़ाया। ये केस हाथ में लेने के बाद मैंने गुलशन इकबाल के 2-3 चक्कर लगाए थे, ताकि जाए वक़ुआ का अच्छी तरह जायज़ा ले सकूं, और इसी जायज़े के दौरान ही में आपके फ्लैट की इस गैलरी ने मुझे बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस्तगासा के मुताबिक जहां से गिरने के बाद लुबना मौत की आगोश में चली गई थी। आपके चौंकने का सबब क्या था? जज ने बेसाख्ता मुझसे सवाल किया। यह भी मेरी वाज़ेह जीत थी कि जज मेरे उठाए हुए पॉइंट्स में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बड़े रसान से जवाब दिया, जनाब अली, मेन रोड की जानिब सिर्फ मुल्ज़िम के फ्लैट ही की नहीं, बल्कि और भी बहुत से फ्लैट्स की गैलरीज पड़ती हैं, मगर मुल्ज़िम की गैलरी और मुतज़क्किरा गैलरीज में मुझे एक नुमाया फ़र्क महसूस हुआ था। कैसा फ़र्क? जज की हैरत में उलझन भी शामिल हो गई। मैंने बदस्तूर ड्रामाई लहजे में बताया कि तमाम गैलरीज में मुझे मजबूत और महफूज आहनी रेलिंग और गिरिल नस्ब दिखाई दी, सिवाय मुल्ज़िम की गैलरी के। वहाँ सिर्फ फुटबॉल बुलंद मुंडे नज़र आ रही थी, जबकि बाकी गैलरीज की रेलिंग 2-2.5 फीट से कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी। मुल्ज़िम की गैलरी का तो वो हाल था कि वहाँ खड़ा इंसान ज़रा सी बेहतियाती से नीचे गिर सकता था। ऐसा क्यों? इस मर्तबा जज ने मुल्ज़िम हसन निज़ामी की तरफ देखते हुए सवाल किया। जनाब, हमारी गैलरी में भी बिल्कुल वैसी ही ग्रिल और रेलिंग नस्ब थी, जैसी दूसरी गैलरीज में मौजूद है, मुल्ज़िम ने वजाहत करते हुए बताया। लेकिन वक़ुआ से चंद रोज़ पहले अमीनुद्दीन के कहने पर लुबना ने वो रेलिंग निकलवा दी थी। अमीनुद्दीन के कहने पर क्यों? मैंने कदरे जारहाना लहजे में पूछा। क्या अमीनुद्दीन इस रेलिंग का अचार या मुरब्बा डालना चाहता था? मेरे आखिरी इस्तफसार पर ये जुमले ने हाज़रीन अदालत को खासा महजूज किया। बात की तो हंसी भी छूट गई, ताहम मुल्ज़िम ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया, लुबना के भाईजान का ख्याल था कि वो गिरिल और रेलिंग अपनी जगह से हट रही है और बाज़ मकामात पर इसे मरम्मत की भी ज़रूरत है, लिहाजा वो रेलिंग को गैलरी में से उखड़वा कर मरम्मत के लिए दे आया था। बड़ी अजीब बात है, ऐसा पहली बार सुना है कि चौथे फ्लोर की किसी गैलरी में से पूरी रेलिंग को उखाड़कर मरम्मत के लिए किसी मैकेनिक के पास भेज दिया जाए। मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इस नौइयत के मामलात में तो मैकेनिक वेल्डिंग प्लांट के साथ मुताल्लिका फ्लैट तक पहुंचता है और हाथ के हाथ काम करके वापस चला जाता है। आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो आप मरहुमा के भाईजान से पूछें जनाब। पूछेंगे और भी बहुत कुछ पूछेंगे अमीनुद्दीन से, मैंने कहा। फिर अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। जज ने वकील इस्तगासा से पूछा, इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में मुल्ज़िम के साला साहब अमीनुद्दीन का नाम भी शामिल है? क्या आइंदा पेशी पर आप उसे अदालत में हाजिर कर रहे हैं?
जी अमीनुद्दीन इस्तगासा का आखिरी गवाह है, वकील इस्तगासा ने कमज़ोर से लहजे में कहा। अगली पेशी पर इसे गवाही के लिए अदालत में लाया जाएगा। ऐनी शाहिद, मैंने वकील इस्तगासा की बात पर गिरह लगाई। इस्तगासा के मुताबिक अमीनुद्दीन ने अपनी आंखों से मुलजिम को अपनी बीवी को गैलरी में से धक्का देते देखा था। वकील इस्तगासा ने मानदाना अंदाज में मुझे देखा। इसके साथ ही जज ने अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। मंजर इसी अदालत का था और विटनेस बॉक्स में अमीनुद्दीन खड़ा था। अमीनुद्दीन की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी। इसको देखकर जहन में गैंडे का तस्वुर उभरता था। बस इस शख्स की इतनी ही तारीफ काफ़ी है। आप बड़ी तफसील से समझ गए होंगे कि वो किस किस्म की शख्सियत होगा। अमीनुद्दीन ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा चुका तो वकील इस्तगासा जिरह के लिए उसके पास चला गया। वो घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से अपने गवाह से सवाल करता रहा। इस दौरान मैंने मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा और जब वकील इस्तगासा ने इसे फारिग किया तो मैं जज की इजाज़त से इसके कटहरे के करीब पहुँच गया। मैंने महसूस किया कि इन लम्हात में वो खासा खाइफ दिखाई देता था। आज वो इस केस के ज़िम्न में एक गवाह की हैसियत से पहली मरतबा अदालत में हाजिर हुआ था। इससे पहले इसकी हैसियत सिर्फ मुद्दई की रही थी। ताहम इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो अब तक होने वाली अदालती कार्रवाई से अच्छी तरह वाकिफ़ था और यही इसकी परेशानी का सबब भी था। अमीनुद्दीन साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जिरह का आगाज़ किया। क्या ये बात दुरुस्त है कि आजकल आप कंस्ट्रक्शन के काम में घुसे हुए हैं और ख़ुद को बिल्डर शो करते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे पहले ही सवाल पर वकील इस्तगासा ने एतराज़ जड़ दिया। जज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, वकील साहब, आपको किस बात पर एतराज़ है? जनाब आली, इस वक्त अदालत में लुबना मर्डर केस की समाअत जारी है। वो रट्टू तोते की तरह बोला। इसमें गवाह के बिजनेस का जिक्र कोई मायने नहीं रखता। वकील सफाई गैर मुतल्लिका बातों को ज़ेर बहस लाकर खामखा अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें इस किस्म की हरकत से रोका जाए। मुझे इन लम्हात में वकील इस्तगासा की हालत पर तरस आया। महावरतन आप इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे समझ सकते हैं। पिछली पेशी पर मैंने अपने दलाइल से अदालत पर यह वाज़ेह कर दिया था कि मेरा मौकिल सरासर बेकसूर है। लुबना को पेश आने वाले वाक़ये से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। ये एक तरह से इस्तगासा की खुली नाकामी थी। जब भी वकील इस्तगासा किसी शख्स खुदा जख्मी सांप के मानिंद बिस घोल रहा था। वकील इस्तगासा के ऑब्जेक्शन पर जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। इस नज़र में यही मकसद पोशीदा था कि मैं वकील मुखालिफ के एतराज़ के जवाब में क्या कहना चाहूँगा। मैंने कहा, माय डियर काउंसलर, क्या आप आजकल मुस्तकबिल बीनी और टेलीपैथी वगैरह की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? वो भड़क कर बोला। मतलब ये कि आप जो मुस्तकबिल की खबरें दे रहे हैं, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, और अपने सामने वाले की सोच पढ़ने का दावा कर रहे हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप भी मार्केट से वो किताब खरीद लाए हैं जो टेलीपैथी और मुस्तकबिल बीनी के लिए एक रहनुमा की हैसियत रखती है। बल्कि आप न सिर्फ किताब खरीद लाए हैं बल्कि मोमबत्ती का भी इंतज़ाम कर लिया है। मेरे आखिरी सवालिया जुमले ने उसे बिलबिला कर रख दिया और वो झुंझुलाहट आमेज़ लहजे में बोला, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कोई किताब खरीदी है और ना ही इस किस्म की कोई मश्क कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि मैं गवाह से जो कुछ पूछना चाहता हूँ वो ज़ेर समाअत केस से मुतालिक नहीं? मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ इससे अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होगा। ये फतवा आपने किस बुनियाद पर जारी किया है? यह आपकी हमेशा से आदत रही है कि? मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। वकील इस्तगासा की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने एहतिजाजी लहजे में कहा। मेरे फाजिल दोस्त एक बेबुनियाद इशू खड़ा करके पिछले 10 मिनट से मौजूद अदालत का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जज ने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए पूछा, आपके पास बेग साहब के सवालात के ठोस जवाबात हैं? यकीनन इसके पास मज़कूरा जवाबात नहीं थे, लिहाजा वो खामोश हो गया। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। मैंने फातिहाना अंदाज में वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। अमीनुद्दीन साहब, मुझे अपना सवाल दोहराना पड़ेगा या आपके जहन में है अभी तक कि मैंने आपसे क्या पूछा था? आप सवाल दोहरा दें तो मेहरबानी होगी। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है जनाब? ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मैंने मायना ख़ैज़ अंदाज में कहा और फिर गवाह से पूछा, अमीनुद्दीन साहब, क्या ये सही है कि आजकल आप कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहे हैं और मार्केट में एक बिल्डर के तौर पर मशहूर हैं?
जी हाँ, ये दुरुस्त है, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। मैं छोटे मोटे तामीराती ठेके पकड़ता हूँ और 2-3 मंजिला घर, 200 से लेकर 600 गज तक के बंगले और इसी हुजूम के दीगर तामीराती काम। और जाहिर है जब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो बिल्डर ही कहलाऊँगा। मुझे आपके बिल्डर होने पर कोई एतराज़ नहीं। ये सवाल तो मैंने किसी और मकसद से पूछा है। किस मकसद से? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने उसके सवाल का जवाब देना मुनासिब न समझा और तेज लहजे में कहा, क्या ये भी दुरुस्त है कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार में कदम रखने से पहले आप मुलजिम के साथ गारमेंट्स का कारोबार कर रहे थे? मैं दरअसल एक मखसूस अंदाज में अमीनुद्दीन पर काम कर रहा था और उसे मुख्तलिफ नौइयत के सवालात में उलझाकर ऐसे पॉइंट्स जमा कर रहा था जिनके इस्तेमाल से आखिर में मैं इसे क्लीन बोल्ड कर सकूं। मुझे अपने इस मकसद में उसी वक्त कामयाबी मिल सकती थी जब मैं उसके जहन को मुतज़ाद और मुख्तलिफ ज़ावियों पर दौड़ा कर उसे झुंझलाहट और खौफ में मुब्तला कर दूं, और मैं ऐसा ही कर रहा था। जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया। और फिर गारमेंट्स के कारोबार का ये तजर्बा खासा तल्ख साबित हुआ था। तल्ख? मैंने ज़ेरे लब दोहराया। आपके लिए या मुलजिम के लिए? जाहिर है मेरे लिए, वो नागवारी से बोला। तभी तो मैं इस बिजनेस से अलग हो गया था। जबकि मुलजिम का मौक़िफ़ आपके बरक्स है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके मुताबिक आप बिजनेस के हिसाबात में बड़ी गड़बड़ करके गबन के मुर्तकिब हो रहे थे। जब मुलजिम ने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया तो आप इसके दुश्मन हो गए। आप नहीं बल्कि मुलजिम गारमेंट्स के बिजनेस में आपसे अलग हो गया और उसने ऑयल एंड घी मिल की मुलाजमत कर ली, जबकि आप कुछ अर्से तक गारमेंट्स के कारोबार अकेले ही चलाते रहे थे और फिर समेट समाट कर कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए। मुलजिम को तो हमेशा से झूठ बोलने की आदत है। वो कंधे उचकाते हुए बड़ी ढिठाई से बोला। अब मैं क्या कह सकता हूँ जनाब? अमीनुद्दीन साहब, मायूसी गुनाह है। आप दिल छोटा ना करें। आप और मैं मिलकर कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि झूठे पर खुदा की लानत। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ज़ाविया सवालात को तब्दील कर दिया। अमीनुद्दीन, क्या ये सही है कि जब वक़्वा के रोज़ मुलजिम घर पहुंचा तो आप पहले से उसके घर में मौजूद थे? आपको देखकर इसका मूड ऑफ हो गया। आपकी वजह से मियाँ बीवी में अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ, जिसके नतीजे में मुलजिम घर से निकल गया और आप वहीं बैठे रहे। ये बिल्कुल गलत है जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं लगभग 10 बजे रात लुबना के घर पहुंचा था और वो भी एक ज़रूरी काम से, वरना मैंने मुलजिम की वजह से इनके घर आना जाना तर्क कर दिया था। बहरहाल वो रुका और फिर बोला, जब रात 10 बजे के करीब मैं मुलजिम के फ्लैट पर पहुंचा तो उसी वक्त ये अपने फ्लैट से निकला था और वो भी बड़ी अफरा तफरी के आलम में। मेरे दिमाग में खटका हुआ कि कहीं कोई संगीन गड़बड़ हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि मुलजिम की मुझ पर नज़र नहीं पड़ी थी। मैं जल्दी से फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ ताकि सूरत हाल का जायज़ा ले सकूं। मैंने बेल बजाने या दस्तक देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मेरी छठी हिस्स चिक चिक कर ऐलान कर रही थी कि फ्लैट के अंदर खैरियत नहीं है, और वाकई खैरियत नहीं थी। इस जालिम इंसान ने इसने एक्यूज बॉक्स में खड़े मेरे मौक्किल की जानिब इशारा किया और नफरत भरे लहजे में बोला, इस शैतान ने मेरी अकलौती बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं गवाह के जज्बाती मकालमात से ज़रा मुतासिर न हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में सवाल किया, अमीनुद्दीन साहब, इस तगासा के मुताबिक आप इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। आपने अपनी आंखों से देखा था कि मुलजिम ने अपनी बीवी को गैलरी में से धक्का देकर नीचे गिराया था, लेकिन अभी आप जो कुछ बता रहे हैं इससे तो आपको ऐनी शाहिद के मर्तबे पर फाइज नहीं किया जा सकता। ये कैसा तज़ाद है? मैंने अभी जो कुछ बताया है वही बयान पुलिस को भी दिया था। वो सिर पिटाए हुए अंदाज में बोला, जब एक घर में 2 अफराद मौजूद हों, इनमें से एक अफरा तफरी के आलम में घर से बाहर निकले और दूसरे के बारे में पता चले कि वो गैलरी में से नीचे गिरकर हलाक हो चुका है, तो उसका वाज़ेह मतलब यही होता है कि फरार होने वाले शख्स ने दूसरे को धक्का देकर नीचे गिराया होगा। अगर आपके इस किस्म के ऊट पटांग बयान पर पुलिस ने आपको ऐनी शाहिद का टाइटल दिया है तो मैं इस तगासा की अकल पर सिर्फ मातम ही कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी सोच बीमार और ख्यालात खासे नामाकूल हैं। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वो घूर कर मुझे देखने लगा। मैंने मजबूत लहजे में कहा कि अमीनुद्दीन साहब, जब एक शख्स अफरा तफरी के आलम में फ्लैट से निकलकर नीचे की जानिब भागता है तो बकौले आपके, और फिर पता चलता है कि दूसरा शख्स इसी फ्लैट की गैलरी में से गिरकर मौत के मुंह में जा चुका है, बकौले आपके, तो इसका सबसे ज़्यादा माकूल मतलब ये निकलता है कि फरीक सानी किसी हादसे के बायस फ्लैट की गैलरी से नीचे गिर गया है, या ये कि फरीक सानी ने अपनी जान लेने के लिए खुद गैलरी से छलांग लगाई है मेरे मुताबिक।
और फरीक अव्वल अफरा तफरी के आलम में भागकर नीचे गया है ताकि फरीक सानी की खबरगिरी कर सके कि वो चौथे फ्लोर से पुख्ता सड़क पर पहुंचने के बाद जिंदा भी बचा है या नहीं। अगर आपकी थ्योरी को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर मुलजिम को सड़क पर मौजूद होना चाहिए था। वो हिम्मत पकड़कर तंजिया लहजे में बोला, जबकि वो तो चुपके से अपनी गाड़ी में बैठकर मुजरिमों की तरह जाए बकुआ से फरार हो गया था। मैंने चुपती हुई नज़र से इस्तगासा के गवाह अमीनुद्दीन को देखा और तमस्खुराना अंदाज में कहा, अमीनुद्दीन, लगता है कि आप अभी तक गैर महज़िब दुनिया के किसी तारीक गोशे में रिहाइश पजीर हैं और वहाँ से एक किरण भी आपकी रिहाइशगाह तक नहीं पहुँची। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला, यूँ घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हैं? जब इंसान का दिमाग बल्कि नीयत घूमी हुई हो तो इसे सीधी बात भी उल्टी ही महसूस होती है। मैं तो जनाब की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा था कि अब तक की अदालती कार्रवाई से यह हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि मेरा मुवक्किल बकुआ की रात ठीक 9 बजे अपने घर से रवाना हो गया था और 9:30 बजे से रात 12 बजे तक का वक्त उसने ब्रूस ली की फिल्म इंटर द ड्रैगन देखते हुए बंदर रोड के एक सिनेमा में गुजारा था। वो 10 और 11 बजे के दरमियान अपनी बीवी को फ्लैट की गैलरी में से धक्का दे ही नहीं सकता था। बीवी की गैर तबई मौत में सरासर उसका नुकसान था। वो किसी भी कीमत पर लुबना का कातिल नहीं है। जब आप अपनी वकालत के जोर पर अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित कर चुके हैं तो फिर ये कार्रवाई किस सिलसिले में है? उसके इस्तफसार में तंज की काट थी। मैंने भी इसी टोन में जवाब दिया, अमीनुद्दीन, मैंने अपनी वकालत के जोर पर नहीं बल्कि ठोस सबूत और शवाहिद फराहम करके अपने मुवक्किल को अदालत की नज़र में बेकसूर साबित करने की कोशिश की है। और जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है तो समझ लें कि यह अदालती कार्रवाई असल मुजरिम तक रसाई हासिल करने के लिए जारी है। असल मुजरिम? आप किसको असल मुजरिम समझते हैं? आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं अमीनुद्दीन? मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या ये सच है कि मुलजिम के फ्लैट की गैलरी में नस्ब आईनी ग्रिल और रेलिंग आपने निकलवा कर कहीं मरम्मत के लिए दे दी थी? मैंने पिछले आधे घंटे में अमीनुद्दीन को शिकार करने के लिए उसके इर्द गिर्द सवाल और जवाब का जो नादीदा जाल फैलाया था, इसे धीरे धीरे समेटने का वक्त आ गया था और मैं यही कर रहा था। गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ ये सच है। क्यों? मैंने पूछा। क्यों का क्या सवाल? वो बिफरे हुए अंदाज में बोला, रेलिंग को मरम्मत की ज़रूरत थी इसलिए। आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में घुसे हुए हैं और बड़े फ़ख्र से खुद को बिल्डर भी कहलवाते हैं। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, आपके एक इशारे पर 10 वेल्डिंग प्लांट और सैकड़ों काम करने वाले मुलजिम के फ्लैट पर पहुंच जाते। वो ग्रिल एंड रेलिंग की मरम्मत और तनसीब को चुटकियों में निपटा देते। फिर आपने दूसरा रास्ता क्यों इख्तियार किया? मेरी मर्जी। वो बरहमी से बोला, आपको क्या तकलीफ? कहीं इसलिए तो नहीं? मैंने इसकी बरहमी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा कि लुबना को नीचे गिरने या नीचे गिराने में किसी दुश्वारी का सामना ना हो। आपको जो जी चाहे समझते रहें। इसकी बरहमी में गुस्सा भी शामिल हो गया। मैंने अपने अंदाज में एक हंगामी तब्दीली की और हमदर्दी भरे नर्म लहजे में कहा, अमीनुद्दीन, क्या ये दुरुस्त है कि पिछले 1-2 साल से मुलजिम गैर नसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गया था? लुबना को उसकी बेवफाई का इल्म था और वह दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी। अमीनुद्दीन ने बेयकीनी से मुझे देखा। मेरा हमदर्दाना अंदाज इसे हजम नहीं हो सका था, ताहम कोई मुनफरिद रद्द अमल जाहिर करने के बजाय उसने मोतदिल लहजे में जवाब दिया, हाँ ये दुरुस्त है। मेरे सुनने में यह भी आया है कि मुलजिम ने चंद आबरू बाख्ता औरतों से भी ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। मैंने कबूतर पकड़ने के लिए मोहतात अंदाज में एक कदम और आगे बढ़ाया। हाँ, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश थी। मुझे लुबना के दुख का बड़ी शिद्दत से एहसास था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। इस जालिम इंसान ने अपने घर में मेरी आमदोरफ्त पर भी पाबंदी लगा दी थी। आप बहुत कुछ कर सकते थे अमीनुद्दीन, बहुत कुछ, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया और मियाँ बीवी को लड़ते झगड़ने के लिए छोड़ दिया। इनके बीच लड़ाई झगड़ा इस वक्त उरूज पर पहुंच गया था जब लुबना को ये पता चला कि मुलजिम किसी मालदार बेवा से शादी करने वाला है। वो पूरी तरह ट्रैप हो चुका था। इसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि मैं कदम कदम इसे चलाते हुए कौन से गड्ढे के किनारे ले आया हूँ। गालिबन उस मालदार बेवा का नाम सुमेरा था। मैंने चुटकी ली। गालिबन नहीं, यकीनन, वो एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए बोला। मैंने इस औरत के बारे में अच्छी खासी मालूमात भी हासिल कर ली थी। कुछ फ़ायदा नहीं अमीनुद्दीन साहब, मैंने मायूसी भरे अंदाज में गर्दन हिलाई। आपने मालूमात जमा करने में वक्त बर्बाद कर दिया और अपने फ़र्ज से गाफिल रहे। मैं अपने फ़र्ज से गाफिल रहा? क्या मतलब?
वो हैरत भरे लहजे में बोला। अमीनुद्दीन में अपनी ही धुन में बोलता चला गया, आप इन दोनों से बड़े थे, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। आपका फर्ज बनता था कि बैठकर इन्हें समझाते। आप अगर इन्हें तरीके सलीके से समझाते तो यकीनन ये लोग लड़ाई झगड़े से बाज आ जाते। मैंने इन्हें समझाया और बहुत समझाया, वो गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन ये दोनों अपनी अपनी जगह अड़ियल टट्टू के मानिंद डटे रहे। कोई अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अमीनुद्दीन, मैंने नादीदा जाल को एक खतरनाक फंदे की सूरत इस्तगासा के गवाह की गर्दन के गिर्द कसते हुए कहा, आपने ढंग से मेहनत की ही नहीं, वरना ये मामला यहाँ तक न बढ़ता। वकुआ के रोज़ भी इन दोनों में शदीद नोयत का फड्डा हुआ था और आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। अगर आप इन दोनों को समझा बुझाकर ठंडा कर देते तो मुलजिम रूठ कर पिक्चर देखने न चला जाता। और आप यकीन जाने वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। मैंने इन्हें इस रात भी बहुत समझाया था, लेकिन वो बोलते बोलते एकदम रुक गया और परेशान नज़र से वकील इस्तगासा को तकने लगा। दैट्स ऑल योर ऑनर, मैंने जज की तरफ देखते हुए फातिहाना अंदाज में कहा। द डर्टी गेम इज़ ओवर। उसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया। वो केस अमीनुद्दीन के इस बयान पर उस्तवार था कि वकुआ के रोज़ जब 10 बजे वो किसी ज़रूरी काम से लुबना से मिलने आया तो उसने हसन निज़ामी को अफरा तफरी के आलम में वहाँ से फ़रार होते देखा था। इसी बयान की बदौलत इस्तगासा ने अमीनुद्दीन को आई विटनेस का मर्तबा अता कर दिया था। लेकिन जब मेरे फैलाए हुए जाल का घेरा तंग हुआ तो उसने बेख्याली में उगल दिया कि जब मुलजिम और उसकी बीवी में झगड़ा हो रहा था तो वो इनके घर में मौजूद था और उसने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। बकौले उसके, यानी वो अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर रहा था कि वकुआ की रात 7 और 9 बजे के दरमियान वो हसन कमाल के फ्लैट में मौजूद था। अदालत के लिए बस इतना ही इशारा काफ़ी था। अहकाम अदालत पर गवाह की दरोगोई को देखते हुए जब पुलिस ने इसे शामिल तफ्तीश किया तो उसने बड़ी शराफत के साथ अगले पिछले सारे इकरार भी कर लिए, जिनमें इकरार आज़म ये ठहरा कि अमीनुद्दीन ने हसन निज़ामी की दुश्मनी और दौलत के लालच में अपनी सगी बहन लुबना को मौत के घाट उतारा था। इस कमबख्त को किसी तरह ये भनक मिल गई थी कि इन मियाँ बीवी में कोई ऐसा तहरीरी मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक लुबना की गैर तबई मौत वाक़ होने की सूरत में उसका तरका हसन निज़ामी को नहीं मिल सकेगा। लेकिन वो बदबख्त ये नहीं जानता था कि मुआहदे की एक शिक ये भी है कि ऐसी सूरत में हसन निज़ामी तो जायदाद से महरूम रहेगा ही, उसके साथ ही मज़कूरा प्रॉपर्टी एक फलाही इदारे की मिल्कियत हो जाएगी। अमीनुद्दीन ने वो एग्रीमेंट देखने के लिए लुबना पर बहुत ज़ोर डाला था, लेकिन लुबना ने वादा खिलाफ़ी नहीं की। अमीनुद्दीन ने अंधेरे में रहते हुए अपनी सगी बहन को दौलत और जायदाद के लिए कत्ल कर डाला और बिलाखिर खुद भी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अमीनुद्दीन ने लुबना को गैलरी से नीचे कैसे गिराया था, क्योंकि इरफान के बयान के मुताबिक जब उसकी वालदा लुबना गैलरी से नीचे गिर रही थी तो इसे गैलरी में कोई भी जी रूह नज़र नहीं आया था। जब ही वो इस बात पर डटा हुआ था कि ये एक इत्तेफाकी हादसा है और उसकी वालदा को हसन निज़ामी ने धक्का नहीं दिया। पुलिस कस्टडी में इकबाल जुर्म करते हुए अमीनुद्दीन ने वारदात के इस पहलू पर रोशनी डालते हुए बताया था कि उसने एक ख़ास मंसूबे के तहत गैलरी की रेलिंग नुमा ग्रिल बनवाई थी। वो मौके की ताक में था और मौका इसे वकुआ की रात मिल गया। पुलिस कस्टडी में इकबाल जुर्म करते हुए अमीनुद्दीन ने वारदात के इस पहलू पर रोशनी डालते हुए बताया था कि उसने एक ख़ास मंसूबे के तहत गैलरी की रेलिंग नुमा ग्रिल हटवाई थी। बस वो मौके की ताक में था और ये मौका उसे वकुआ की रात मिल गया। वो जब भी बहन से मिलने आता उसके फ्लैट पर तो उसकी जेब में स्याह रबर का एक मोटा ताज़ा चूहा मौजूद होता था। ऐसा वो उस वक्त से कर रहा था जब से उसके जहन ने मंसूबा बंदी की थी। वकुआ की रात जब मुलजिम को घर से रवाना हुए कोई घंटा भर गुजर गया तो अमीनुद्दीन ने मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया। उस वक्त वो लुबना के साथ इसी बेडरूम में बैठा हुआ था जिसकी गैलरी की रेलिंग और ग्रिल वगैरह निकाली जा चुकी थी। उसने एकदम संजीदा होते हुए लुबना से कहा, मैंने हसन की आवाज़ सुनी है, शायद वो तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। लुबना हैरत से अपने भाईजान को देखते हुए बोली, आवाज़ उधर से आई है। अमीनुद्दीन ने बेडरूम के उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जिसकी दूसरी तरफ गैलरी थी। देख तो लो वो कह क्या रहा है। लेकिन भाईजान वो यूं नीचे सड़क पर खड़े होकर मुझे क्यों आवाज़ देगा? लुबना ने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा और अपनी जगह से उठते हुए बोली, आप कहते हैं तो मैं झांक कर देख लेती हूँ।
जितनी देर में लुबना गैलरी में पहुंचकर नीचे झांक कर देखती, अमीनुद्दीन अपनी जेब में से रबर का वो स्याह मोटा ताज़ा चूहा निकाल चुका था। मज़कूरा चूहा उसके हाथों में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार था। लुबना ने नीचे झांक कर देखा और वहीं पर झुके झुके बोली, सड़क पर तो हसन कहीं नजर नहीं आ रहा, लगता है आपको मुगालता हुआ है। पगली, मुझे मुगालता नहीं हुआ, अमीनुद्दीन ने गहरी संजीदगी से कहा। ये देखो। लुबना ने बेसाख्ता गर्दन घुमाई और अपने भाईजान के हाथों में सुर्ख आंखों वाले एक सेहतमंद स्याह चूहे को देखकर शुजर रह गई। अगले ही लम्हे अमीनुद्दीन ने अपने हाथों को कुछ ऐसे अंदाज में हरकत दी जैसे वो नाम निहाद चूहा उसकी तरफ उछाल रहा हो। इस सूरत हाल ने लुबना की सोचने समझने की सलाहियत मफकूद कर दी। वो खुद को बचाने की कोशिश में एक फितरी रद्द-ए-अमल के तहत उछली। ये उछलना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि इस एक गैर इरादी हरकत ने उसे चौथे फ्लोर की गैलरी में से नीचे पुख्ता सड़क पर ला फेंका था। इरफान और उसके सर का ख्याल है कि हसन कमाल को मेरी वकालत ने बचा लिया था, मगर मैं कहता हूँ कि ये निज़ामी की सच्ची तौबा का समर था। आप क्या फरमाते हैं बीच इस मसले के?